आज हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहाँ पर करियर डिसीजन सीवी देख के नहीं बल्कि इंस्टाग्राम एक्सप्लोर पेज देख के लिए जा रहे हैं। एक रील के बाद लगता है शायद मुझे भी कंटेंट क्रिएटर बनना चाहिए। एक वायरल वीडियो के बाद लगता है जैसे डिग्री का क्या फ़ायदा। आज अगर हम इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लिंक्डइन खोल के देखें तो हर कोई दूसरा इंसान क्रिएटर बन चुका है। अ स्टूडेंट विद अ रिंग लाइट, अ प्रोफेशनल क्विटिंग अ स्टेबल जॉब एंड अ रील प्रॉमिसिंग फाइनेंशियल फ्रीडम इन 90 डेज। और कोई कह रहा है जॉब छोड़ दो, कंटेंट ही फ्यूचर है। बट हियर इज द रियल क्वेश्चन, इज द करियर इकोनॉमी अ लेजिटिमेट करियर ऑप्शन और जस्ट अनदर बबल वेटिंग टू बस्ट। इस एपिसोड में हम हाइप को नहीं, हार्ड क्वेश्चंस को सेंटर में रखेंगे। प्लीज एनलाइटन अस रचना मैम। यस। देखो यहाँ पे लॉजिक ये है जानवी कि ट्रेंड्स जो है दे क्रिएट दे क्रिएट अटेंशन। एक आप रील बना दो जो ट्रेंडिंग है या कुछ हो जाती है तो सबको दिखने लगता है तो वो अटेंशन बहुत सीख करता है। बट करियर के लिए यू नीड इंटेंशन, यू नीड एफर्ट्स। तो इसलिए एक सवाल यहाँ पे जो है जो हमें पूछना चाहिए और जो गुम हो जा रहा है इस, क्या क्रिएटर इकोनॉमी सच में एक सस्टेनेबल करियर ऑप्शन बन सकता है या फिर एक ये छोटा सा बबल है जो कुछ सालों में गुम हो जाएगा। Today, we are not here to romanticize content creation. We are also not here to dismiss it as nonsense. We are here to critically examine it through data, live realities, education, psychology, and economics. ग्लोबली अगर हम लोग रिपोर्ट्स देखते हैं ना, यू विल फाइंड अराउंड 200 मिलियन पीपल जो अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं क्रिएटर्स की तरह, मतलब दे क्लेम देमसेल्व्स टू बी क्रिएटर। बट इफ वी लुक एट द इकोनॉमिकल स्टैटिस्टिक्स वी विल अंडरस्टैंड कि उसमें से केवल 5 to 8% ऐसे हैं जो फुल टाइम इनकम जनरेट कर रहे हैं थ्रू ओनली कंटेंट क्रिएशन। इसका एक मतलब साफ है यहाँ पे, विच वी नीड टू अंडरस्टैंड इज विजिबिलिटी एंड वायबिलिटी ये सेम चीज नहीं होती। Can we know what actually is creator economy? बिल्कुल। क्रिएटर इकोनॉमी ये एक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है जहाँ पे पीपल क्रिएट इनकम थ्रू जनरेटिंग सम कंटेंट, उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और फिर उसी को मोनेटाइज करते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, यू आर क्रिएटिंग मनी, यू आर मेकिंग मनी थ्रू द स्किल्स विच यू हैव और थ्रू द इन्फ्लुएंस विच यू हैव ओवर द डिफरेंट पीपल। इसके अंदर हम लोग इंक्लूड करेंगे पॉडकास्टर्स को, यूट्यूबर्स को, जो इंस्टाग्राम पे क्रिएट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंटेंट्स उनको, जो राइटर्स होते हैं सबस्टैक पे, या फिर अब हम बोल सकते हैं कि जो एजुकेटर्स होते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सिखाने वाले, मीम्स जो बनाते हैं वो लोग भी इसी में आते हैं, स्ट्रीमर्स भी इसमें आते हैं जो गेम स्ट्रीम्स करते हैं, लाइव स्ट्रीमर्स। सो ऑल दीज पीपल जो किसी न किसी तरह से पैसा, वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं थ्रू द थिंग्स विच दे आर डूइंग इट ऑन द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। लेकिन यहाँ पर एक मिसकंसेप्शन है। इंडिया में हम सोचते हैं कि फ़ोन प्लस इंटरनेट इज इक्वल टू क्रिएटर। मुझे आपसे ये पूछना है, क्या क्रिएशन और प्रोफेशन एक है? नो। पोस्टिंग और प्रोडक्टिविटी इक्वल है? बिल्कुल नहीं। यूजर वैल्यू? नॉट इक्वल। सी, प्रोफेशनल क्रिएटर वही है जिसका कंटेंट जो है वो रिपीटेबल होता है, ऑडियंस जो है वो उसकी डिफाइंड है और इनकम उसका प्रिडिक्टेबल है एटलीस्ट 6 मंथ्स के लिए। देखिए मतलब क्या कहना है कि जो हम लोग का यूट्यूब चैनल है, अपना अपना चैनल भी जो है जिसको हम देखेंगे, अगर वहाँ पे हम लोग अपडेट दे रहे हैं किसी एग्जाम का, तो उसका जो ऑडियंस है वो उसी टाइम पे उस वक्त ही देखेगा उस वीडियो को। अगले साल वो वीडियो वो बच्चे के या किसी भी बच्चे के काम का नहीं है। तो आपका कंटेंट इज नॉट रिपीटेबल, यू कैन नॉट जस्ट गो ऑन लिसनिंग टू इट आफ्टर 6 मंथ्स। तो उसको हम प्रोफेशनल क्रिएशन नहीं बोल सकते हैं। ओके, प्रोफेशनल क्रिएशन इज समथिंग विच यू वांट टू गो एंड सी द वीडियो, या आपको कुछ पॉडकास्ट सुनना है किसी का, तो वो आपको कभी भी काम में आ सकता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। दैट इज समथिंग विच वी कॉल एज क्रिएशन। और इससे जो इनकम जनरेट होता है वो आपको प्रिडिक्टेबल होना चाहिए, नॉट फुली, एटलीस्ट पार्शली, कि आपको पता हो कि चलो ठीक है डाउन द लाइन 6 महीने में
मेरा इनकम इतना हो सकता है या होगा। अगर आप ये नहीं बता पा रहे हो 6 महीने तक भी किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कंटेंट पोस्ट करने के बाद भी, if for 6 months you are not able to predict what your income is going to be, उसको we cannot call it creation, it is just an experiment. Okay, that means not everyone posting content is part of the creator economy. Yes. Yes, exactly. सिर्फ एड्स आना इज नॉट मोनेटाइजेशन, इट ऑल्सो इंक्लूड्स ब्रांड कोलैबोरेशंस, एफिलिएट मार्केटिंग भी उसमें आती है, कोर्सेज एंड वर्कशॉप्स भी आते हैं। फिर आपको कंसल्टिंग होती है, उसके थ्रू आप अलग अलग लोगों से बात करते हो, डिजिटल प्रोडक्ट्स क्रिएट करते हो, उसको हम बोलेंगे अ प्रोफेशनल क्रिएटर। सिर्फ आपके वीडियो पे या आपके किसी भी, हाँ, लाइक्स आ जाना, ये आ जाना, या आपको एड मिल जाना is not what we call as monetization. Yes. In theory, it sounds empowering, but in practice, it's far more unequal than we admit. या अगर हम अलग अलग प्लेटफॉर्म का डेटा एग्जामिन करते हैं तो वी कैन फाइंड आउट वन थिंग इज कि आपका मोनेटाइजेशन इट हैपेंस ओनली आफ्टर 2-3 years ऑफ कंसिस्टेंट आउटपुट। उसके बाद में आपका नीश में जो है वो क्लैरिटी होनी चाहिए और मल्टी इनकम स्ट्रीम्स होनी चाहिए। इन शॉर्ट, ओनली कंसिस्टेंट आउटपुट्स का ये नहीं है, ज़रूरत नहीं है, या स्पॉन्टेनिटी का ज़रूरत नहीं है। व्हाट इज़ मोर रिक्वायर्ड इज़ मल्टी सोर्सेज which are consistent. Why has content creation become such a popular career aspiration, or why so many young people choosing creation over conventional careers? See, you have to be honest here, Janvi. क्रिएटर इकोनॉमी जो है, ये दिस इकोनॉमी इज सेलिंग थ्री इम्पॉर्टेंट ड्रीम्स। एक तो आपका फ्रीडम है। फ्रीडम किससे? यू वर्क एनी टाइम एंड यू वर्क एनीवेयर। आपने कभी किसी क्रिएटर को एक ही जगह पे ऑफिस में बैठ के काम करते हुए, फिक्स 9 से 10 6 में काम करते हुए देखा है क्या? नहीं देखा होगा। तो ये जो है ये बहुत अट्रैक्टिव लगता है। दूसरा आपका है इंस्टेंट विजिबिलिटी। मतलब इतने सक्सेस देख रहे हैं कि किसी को भी आप एक ट्रेंड, एक रील वायरल हो जाएगी तो उसको तुरंत सब पहचानने लगेंगे। तो ये जो विजिबिलिटी है, क्योंकि हर कोई जाके आलिया भट्ट या सिद्धार्थ मल्होत्रा नहीं बन सकता, तो उन हर लेकिन बनना सबको है। तो इसके लिए ये उनको लगता है कि चलो मेरी एक रील अगर कुछ भी करना है, मुझे ट्रेंड होना है, तो ये विजिबिलिटी शायद मुझे देगा। और एक बात जो है यहाँ पे, दैट इज योर फास्ट मनी। इतना फास्ट, अगर आपका कंटेंट सच में चल पड़ा तो डेफिनेटली इट गिव्स यू वेरी इंस्टेंट मनी, वेरी इंस्टेंट फेम। आप मोनालिसा को देख लो, कहीं से कहीं पहुंच गई फॉर नो रीजन। आप गुलाबी साड़ी का सॉन्ग देख लो, वन सॉन्ग एंड इट हैड बिकम सो वायरल कि उसका एक तरह से पूरा लाइफ जो है चेंजिंग मोमेंट हो गया उसके लिए। तो इसके वजह से क्या होता है कि एवरीबडी थिंक्स कि हाँ शायद मुझे भी ऐसा कुछ मिल जाएगा जिसकी वजह से ये मैं इतना वायरल बन जाऊंगा, या एंड इट वुड बी माय लाइफ चेंजर। उसके बाद मुझे पीछे पलट के देखने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। और इसका रीज़न सिर्फ इंस्टाग्राम नहीं है, दिस इज़ अ सिस्टमैटिक फ्रस्ट्रेशन। जैसे स्टूडेंट्स देख रहे हैं कि उनकी डिग्रीज जॉब गारंटी नहीं करते हैं, जॉब मिल भी जाते हैं तो स्टेबल नहीं है, देन इनकम इज़ ऑल्सो नॉट वेरी स्टेबल। तो इस सब में उनको एक फ्रस्ट्रेशन दे रहा है एंड दे आर फाइंडिंग ट्राइंग टू फाइंड आउट एन अल्टरनेट एंड स्टेबल पाथ फॉर देमसेल्व्स। और सोशल मीडिया को अगर हम देखेंगे तो ये एक अलग ही अल्टरनेट फैंटेसी सेल करता है। तुम स्पेशल हो, तुम डिफरेंट हो, तुम वायरल हो सकते हो। साइकोलॉजिकली ऑल दीज फैक्टर्स बहुत इम्पैक्ट करते हैं एक स्टूडेंट को। ट्रेडिशनल जो है करियर्स, ये एक डिले ग्रेटिफिकेशन सिखाता है। और अगर हम लोग क्रिएटर इकोनॉमी को देखेंगे तो एक इंस्टेंट वैलिडेशन देता है। साइकोलॉजी अगर हम देखते हैं बच्चों की, तो ये जो आपके लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब है, ये एक डोपामाइन का इफेक्ट क्रिएट करते हैं बच्चों में, एंड दिस इम्पैक्ट इज वेरी पावरफुल। जैसे 100 लाइक्स 1 मिलियन व्यूज आ गए, शेयर्स बहुत सारे हो रहे हैं।
के बाद दूसरा अकाउंट पे रहता है, मेरे मेरे इतने फॉलोअर्स हो गए तो उसका टारगेट अभी नेक्स्ट ज्यादा फॉलोअर्स का हो जाएगा। तो ये जिसको हम बोलेंगे डोपामाइन लूप, बच्चा उसी लूप में फंसा रह जाएगा। सो हम इसको बोलेंगे सर्वाइवरशिप बायस। हम सिर्फ विनर्स देखते हैं, फेलियर्स नहीं। तो लेकिन इसका डार्क साइड क्या हो सकता है? सी डार्क साइड यही होगा कि हमें सिर्फ 10% जो सक्सेस स्टोरीज है वो पता रहते हैं, जो बाकी के रिमेनिंग 90% ऑफ द क्रिएटर्स हैं जो कंटिन्यूअसली स्ट्रगल कर रहे हैं, बर्न आउट हो रहे हैं, और क्या कहते हैं, परेशान हो रहे हैं कि मुझे ये सक्सेस कब मिलेगा। दिस इज मोर इम्पॉर्टेंट देन ओनली लुकिंग एट द 10% सक्सेस स्टोरीज जो हमें दिखाई देती है। और ये क्या हो जाता है इन सब में, जब आप कुछ अचीव नहीं कर पाते हो तो एंड रिजल्ट आपका ये होगा कि आप अपना सेल्फ वर्थ जो है वो भी क्रैश कर दोगे। तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि क्रिएटर इकोनॉमी करियर ऑप्शन हो सकता है, लेकिन सबके लिए नहीं? यस, इट इज पॉसिबल ओनली इफ सर्टन कंडीशंस आर मेट। अगर आप क्रिएटर इकोनॉमी को करियर ऑप्शन बनाना चाह रहे हो तो सबसे पहले आपको देखना है कि आपके पास कुछ स्किल्स है क्या, जैसे कम्युनिकेशन, एनालिसिस आना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। फिर आपके पास बिजनेस अंडरस्टैंडिंग इज ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट। उसके अलावा आपको आप सस्टेन नहीं कर पाएंगे। कंसिस्टेंसी इज ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट। फिर आपको प्लेटफॉर्म, जिस प्लेटफॉर्म पे आप अपना कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं, जिधर जिस प्लेटफॉर्म को आप अपना इंटरमीडियरी बनाना चाह रहे हैं फॉर योर फॉर कनेक्टिंग विद द वर्ल्ड, उसका थरो नॉलेज भी आपको होना चाहिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इज यू नीड टू हैव इमोशनल रिजिलियंस। उसके अलावा, उसके सिवाय आपको क्रिएटर इकोनॉमी कैन नॉट गिव यू अ सक्सेसफुल करियर ऑप्शन। इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि हर कोई सक्सेसफुल क्रिएटर नहीं बन सकता है? नहीं, सक्सेसफुल क्रिएटर हर कोई तब बनेगा व्हेन यू हैव द प्रोफेशन स्किल। जैसे अगर कोई भी, अगर आप सक्सेसफुल क्रिएटर देखोगे तो दे आर समवेयर अ प्रोफेशनल, मतलब पहले से ही वो इंजीनियर है या डॉक्टर है, जर्नलिस्ट है, डिजाइनर्स है, या आप कोचेस हो। तो वो जिसके पास किसी भी नीश का एक थरो नॉलेज है, इफ at as long as you are not a professional of any particular niche, आप उसमें कैसे कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। मैं हूँ एक कॉमर्स की स्टूडेंट, तो मैं क्या मेडिकल नीश में कुछ अपना बना सकती हूँ? नो, दैट इज नॉट पॉसिबल। अगर मुझे पता ही नहीं है कि शेयर ट्रेडिंग क्या होती है, तो कैन आई जस्ट सी समवन एल्स वीडियो, उसका इंस्टाग्राम देख लिया और जैसे कि वैसे अपना बना लिया? तो ऐसे करके क्या मुझे मिलने वाला है फॉलोइंग? नो। क्या क्या कैन आई अर्न मनी लाइक दिस? नो। So you need to be a professional first, then only you will be a successful creator. In short, कहना क्या है कि कंटेंट मोनेटाइजेस ओनली द एग्जिस्टिंग स्किल्स। माने आपका कंटेंट जो है वो स्किल पर डिपेंडेंट है। स्किल आपका स्किल पर डिपेंडेंट होता है, और स्किल ही है जो आपका कंटेंट बना सकता है। टीचर हो, जो पढ़ा रहा हो, वही एक सक्सेसफुल सम अलग क्रिएशन करके वो बना सकता है। लॉयर है जो लीगल अवेयरनेस के ऊपर कंटेंट क्रिएट कर सकता है। But if I am not a lawyer, so I cannot create a content relating to the legal field. सो क्रिएशन विदाउट कॉम्पिटेंस इज जस्ट एंटरटेनमेंट, नॉट अ करियर। अगर हम लोग सर्वे देखते हैं टॉप कंटेंट क्रिएटर्स का, तो एक बात अपने को समझ में आएगी कि इसमें से मेजॉरिटी जो लोग होते हैं वो प्रोफेशनल स्किल्स के ऊपर ही अपना, जो एग्जिस्टिंग स्किल्स है उसी के ऊपर अपना कंटेंट बनाते हैं। सेकेंडली, हाँ, इसमें सी एवरीथिंग हैज एन एक्सेप्शन। अगर आप किसी सिंगर की बात करते हो तो सिंगर कैन बी अ यूरेका। माने जरूरी नहीं है कि उसने कहीं से पढ़ा हो या उसने कहीं से सीखा है, लेकिन वो जो गाने का आवाज जो लगता है वो स्किल उसके पास मौजूद है। अभी इसमें अगर देखा जाए तो बोलेंगे एक एक कहीं से कुछ गांव का लड़का था, उसने गाना गाया। यस, बट ही हैड द स्किल। विदाउट दैट स्किल इट वाज नॉट पॉसिबल। ओके। सेकेंडली, ये जो इनकम जनरेट होता है
उसके लिए आपको उसमें से 30 टू 50% इनकम जो है उसको री इन्वेस्ट करते रहना चाहिए, ये सर्वे कहता है। इसी टीम्स पे, इसी टूल्स पे। ये एक सोलो हसल नहीं हो सकता है, ये अपने आप में एक माइक्रो एंटरप्राइज होता है। अभी आप एक ऑनलाइन एजुकेशन क्रिएटर का ही एग्जाम्पल ले लो। आपको ऑन स्क्रीन क्या दिखता है? ऑनलाइन एजुकेशन क्रिएटर जो किसी भी फील्ड का हो सकता है, मेडिकल हो सकता है, फिनेंस हो सकता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो सकता है, नीट जेई कुछ भी है। तो आपको क्या दिखता है कि एक बंदा यूट्यूब पे पढ़ा रहा है और उसका चैनल जो है वो खूब चल रहा है। इट हैज़ ऑनलाइन उसका वीडियो आते ही इतने लाइक्स हो जाते हैं, इतने व्यूज हो जाते हैं, इतने शेयर्स हो जाते हैं, सब उसके जो जो पैरामीटर्स होते हैं वो फुलफिल हो जाते हैं। बट उसके पीछे क्या है? यू हैव टू हैव वन टीम। वो सिर्फ बोल रहा है, लेकिन उसके पीछे उसके पास एक टीम है जो रिकॉर्ड कर रहा है, एडिट कर रहा है। मार्केटिंग की अलग एक टीम होती है, वो लोग अलग होते हैं। जो वेबसाइट हैंडल कर रहे हैं वो अलग होते हैं। इनफैक्ट जो उनका कंटेंट है जो वो डिस्प्ले कर रहे हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, उसको रिव्यू करने के लिए भी उनको एक टीम लगती है। यू नीड टू अपग्रेड एवरी नाउ एंड देन। तो इसके लिए बाकी लोगों का भी देखना चाहिए, फिर पॉलिसीज क्या आ रही है वो भी देखनी है। सो दिस रिक्वायर्स अ कंप्लीट सेटअप। ये एक कोई सिंगल सोलो आदमी उठ के बन बन नहीं सकता है। वो क्रिएटर बन सकता है टू सम एक्सटेंट, जितना मतलब चलो ठीक है कि आपको लोग समझ रहे हैं, पहचान रहे हैं। लेकिन इफ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ द क्रिएटर इकोनॉमी, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट any niche here will require a micro enterprise to work। उसके अलावा मतलब एक आदमी अकेला यहाँ पे पैसे इंडिविजुअली नहीं कमा सकता, वो एक एंटरप्राइज ही बनता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, बबल? यस डेफिनेटली। अगर हम मतलब ये साउंड अपने को बहुत अनकंफर्टेबल करेगा, बट देर आर बबल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स जिसको हमको समझना पड़ेगा। अगर हम बबल वाली बात करें तो प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकते हैं? ओवर सप्लाई ऑफ क्रिएटर्स। डेफिनेटली। और ये क्रिएटर्स में से 90% वो होते हैं जो अभी तक लिटिल या नथिंग के लेवल में पैसा कमा रहे हैं। डेफिनेटली अल्गोरिथम इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मान लीजिए किसी भी, आपको पता ही होगा, इंस्टाग्राम का अल्गोरिथम चेंज हुआ तो आपका व्यू सडनली ड्रॉप हो जाता है। तो ये डिपेंडेंसी बहुत होती है। इनकम वोलेटिलिटी। हाँ ये भी बात है, क्योंकि इनकम जो है बहुत स्क्यूड है। मतलब जो बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं वो तो डेफिनेटली एवरी डे अपना पैसा ऊपर ही जा रहा है, उनका जो इनकम है। लेकिन जो नीचे हैं, या जो अगर हम ग्राफ देखेंगे तो इट इट ग्रोज लाइक दिस, धीरे 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 धीरे, एंड एंड में जाके इट्स टू हाई। तो वो एक छोटा सा पार्ट है जो टू मच ऑफ इनकम कमा रहा है, बट मेजॉरिटी वही है नीचे में जिनके पास कोई इनकम या हार्डली कोई इनकम होती है। बर्नआउट। डेफिनेटली। अगर आप सालों साल करते रहो लेकिन अगर आपको कुछ नहीं हाथ में आ रहा है तो वो तो होगा ही। दैट इज अनअवॉइडेबल। शॉर्ट अटेंशन साइकिल्स। ये भी प्रॉब्लम होता है कि आपको एवरी डे यू हैव टू हैव समथिंग जिसका मतलब जो लोगों का अटेंशन ग्रैब कर सके। आज का आपका अटेंशन ग्रैब किया हुआ कल किसी और ने कर लिया तो लोग उसको देखते हैं। यहाँ पे ऑडियंस जो है आपकी वो रिपीटेबल नहीं होती है। अगर आपको रोज कुछ ना कुछ नया इनोवेटिव आना, ये बहुत मुश्किल है। एज इट इज जो कंटेंट हम लोग देखते हैं इन टूडेज वर्ल्ड, इट इटसेल्फ हैज अ वेरी शॉर्ट स्पैन। मतलब ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का तो आप छोड़ ही दो, मूवीज के अगर गाने भी हम देखते हैं तो आज एक गाना नया रिलीज होता है, दैट रीचेस अ हाइप, और फिर वो ड्रॉप हो जाता है, राइट? लेकिन यही गाने अगर हम पुराने जमाने के देखते थे, वेयर एवरीबडी हैड दैट स्किल, जो एक स्किल के साथ गाने बनाते थे, तो आज हम लोग वो गाना आज भी सुनेंगे तो उसको गुनगुनाने लगते हैं। एवरग्रीन जिसको बोलते हैं, बिकॉज उनकी
जो मैंने पहले भी आपको कहा कि आपकी ऑडियंस जो है वो रिपीटेबल होनी चाहिए, आपका कंटेंट रिपीटेबल होना चाहिए। So you mean to say creation economy is a career where your reach can drop up to 80% due to an algorithm change. Your creation is dependent on the relevance. Your income depends on trends. Your relevance expires quickly. Definitely, or inherently this career is unstable. I do not mean to say कि वो useless है, but definitely it has a very high risk. तो इसका मतलब है expectations are greater than reality. डेफिनेटली, और क्रिएटर इकोनॉमी में सप्लाई जो है वो अनलिमिटेड है, लेकिन डिमांड जो है वो लिमिटेड है। हर क्रिएटर को अटेंशन चाहिए, हर क्रिएटर को ऑडियंस चाहिए, लेकिन हर ऑडियंस के पास हर क्रिएटर को देखने के उतना टाइम नहीं है। इसके अलावा एक और रिस्क भी होता है जिसको हम बोलेंगे प्लेटफॉर्म रिस्क। अगर जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो उसकी कोई पॉलिसी चेंज हो जाती है, तो ये आपका पूरा करियर का जो इकोसिस्टम है वो इफेक्ट करेगा। सो दिस इज नॉट पॉसिबल इन द ट्रेडिशनल करियर, जहाँ पे इतनी अनस्टेबिलिटी नहीं होती है। जैसे अगर आप एक इंजीनियर हो तो आपकी स्किल्स आपके ही पास है, कंपनी का कोई पॉलिसी चेंज हुआ तो आप कहीं और जाके भी जॉब कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे टू स्टार्ट समवेयर अगेन इज वेरी डिफिकल्ट। इसीलिए हम कह रहे हैं ये हाई रिस्क इकोसिस्टम है. इन शॉर्ट, when expectations grow faster than skills, bubbles are born. यस, और प्लेटफॉर्म का अगर हम एनालिसिस करते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म का, इट शोज दैट कि 90% ऑफ द क्रिएटर्स जो हैं उनको उनकी रीच नेग्लिजिबल जाती है। एंड जो अल्गोरिथम है उसके वजह से, जो प्लेटफॉर्म का डिफरेंट अल्गोरिथम होता है उसकी वजह से 80 to 90% रीच में डिफरेंस आ सकता है किसी भी क्रिएटर की। सो आपके हाथ में आपका करियर कम और प्लेटफॉर्म के हाथ में वो ज़्यादा है, तो ये रिस्क बनता है। करियर हियर इज़ वेरी अनस्टेबल। सेकेंडली, आपके पास यहाँ पे कोई सेफ्टी नेट नहीं है। इंडिया में क्रिएटर इकोनॉमी और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है. यहाँ पर यूनिक चैलेंजेस होते हैं, जैसे मैसिव पॉपुलेशन जिसके वजह से एक्सट्रीम कंपटीशन बढ़ रहा है, लो CPMs compared to the Western countries, brand exploitation, lack of legal protection, and payment delays. On top of that, we confuse between fame and financial stability, व्यूज और वैल्यूज में कंफ्यूज करते हैं, और इसमें भी कंफ्यूज करते हैं कि वायरलिटी और वायबिलिटी, इनमें भी हम लोग कंफ्यूज करते हैं। कोई चीज़ एक बार वायरल हो सकती है, लेकिन उसी बंदे का दूसरा फिर कोई रील उतनी ही वायरल हो ये ज़रूरी नहीं है। सो दिस इज समथिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड। वन somebody is viral will not be viral every time, ये आपको याद रखना है। एवरी टाइम का तो जाने ही दो, एटलीस्ट 70% तो भी उनका सक्सेस रेट होना चाहिए। Many Indian creators look successful online but have no insurance, no long term plans, no savings. हम यही गलती करते हैं, हम फेम को ही इनकम समझ लेते हैं. एंड दिस इज स्पेशली वेरी डेंजरस जब यंग स्टूडेंट्स अपना पढ़ाई छोड़ के दे ट्राई टू बिकम क्रिएटर्स, मतलब पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दी और बोलेंगे कि हमको ऑनलाइन क्रिएटर बनना है। 10 लाख फॉलोअर्स ऑनलाइन का मतलब ये नहीं है कि आपका रिटायरमेंट प्लान सेट है, आपके सेविंग सेट है, आपको इनकम की अभी कोई इशू नहीं है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट बिकॉज this career is something without any safety net, which I am repeatedly telling you. The real question is not creator or not. The real question is what are you creating from? Exactly. Education should not be replaced by content creation. Education is meant to support it. डॉक्टर्स हो, क्रिएटर भी हो, लॉयर हो, लीगल स्टडीज आपने खत्म की है, यू आर अ क्रिएटर, यू हैव नॉलेज ऑफ स्टॉक मार्केट एंड यू आर अ क्रिएटर। ये सारी जो चीज़ें हैं, मतलब आपके पास एजुकेशन है, आपके पास नॉलेज है, आपके पास रेलेवेंट स्किल है किसी पर्टिकुलर फील्ड का, और उसके बाद आप क्रिएटर बन रहे हो,
तो दिस विल गिव यू अ सक्सेस, अदरवाइज इट इज़ वेरी अनस्टेबल। बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं जो ऑनलाइन अपने को बहुत सक्सेसफुल दिखते हैं, बट ऑफलाइन दे आर वेरी इनसिक्योर। So the question comes again, is the creator economy a career option or a bubble? It is a career option for few, it is a side income for few, and it is a dangerous illusion for many of the students. So, my genuine advice, don't chase virality, build competence. Don't abandon education, modernize it. The creator economy is not evil, but blind participation is. Create, but create with clarity, skills, and sustainability. अगर आप इस पूरे डिस्कशन में से कोई एक चीज़ याद रखना चाहते हो, तो वो ये रखो कि क्रिएटर इकोनॉमी जो है वो एक शॉर्टकट नहीं है। अगर आप इस प्रोफेशन को एक शॉर्टकट समझ के एंटर करते हो, तो याद रखो सबसे पहले आप ही बर्नआउट होंगे। बट इसे अगर आप एक प्रोफेशन समझ के एंटर करते हो, तो डेफिनेटली आप सक्सेसफुल बन सकते हो। बट डू रिमेंबर द underline, which I am telling repeatedly, that creator economy is not meant for everybody, it is meant for few, और वो few को ही सक्सेस देगी। और ये बात बोलना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आजकल के स्टूडेंट्स को सिर्फ मोटिवेशन ही नहीं, डायरेक्शन भी चाहिए। कंटेंट क्रिएशन को लेके या तो एक्सट्रीम हाइप है या तो कंप्लीट डिसमिसल। रियलिटी इन दोनों के बीच में है। हम एक ऐसी जनरेशन देख रहे हैं जहाँ पे विजिबिलिटी को ही सक्सेस माना जाता है और साइलेंस को फेलियर। तो याद ये रखना है कि करियर्स जो है वो क्वाइटली ही बनते हैं, वो धीरे धीरे ग्रो करते हैं, तभी वो डीपली रूटेड होते हैं और स्टेबल होते हैं। क्रिएटर इकोनॉमी अगर आपकी स्किल को एम्पलीफाई करती है, नॉलेज को बढ़ाती है और इम्पैक्ट को भी बढ़ाती है, तो ही वो सस्टेनेबल हो सकती है। ये बात याद रखना है। इसीलिए हम ये नहीं कह रहे कि क्रिएटर मत बनो, पहले कुछ बनो, फिर क्रिएटर बनो। इंजीनियर बनो, टीचर बनो, रिसर्चर बनो, फिर अपनी नॉलेज को क्रिएट करो। क्रिएट करिए लेकिन क्लैरिटी के साथ, क्रिएट करिए लेकिन कॉम्पिटेंस के साथ, कंसाइंस के साथ। The most important thing which you need to remember is, don't ask yourself how fast you can go viral. What you need to ask instead is, how long are you going to survive in the field? आज का हमारा डिस्कशन यही एंड होता है। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ न्यू एपिसोड में। टिल देन कीप वॉचिंग।